आपको क्या 100% विश्वास है कि मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ आप 100% करेक्ट ही होंगे? तो जरा चेक करते हैं यहाँ पे, ये जो पर्सन है ये रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, ये चीज़ आप मुझे बताइए। ठीक है, सो बहुत सारे आंसर्स आएंगे मेरे पास जल्दी जल्दी कमेंट में। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो लिखेंगे वो क्या होगा कि भाई ये तो रेस्ट में है ना। तो कोई बच्चा कह रहा है अच्छा ठीक है मैम ने ऐसे क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब रेस्ट पे नहीं होगा, तभी पूछ रही है तो इसका मतलब रेस्ट पे नहीं हुआ तो मोशन होगा। चलो हम आंसर मोशन का कर देते हैं। बट एक्चुअल में भाई जो बहुत अच्छा बच्चा होगा जिसके कॉन्सेप्ट्स एकदम ऐसे ऐसे वाले क्लियर होंगे, एकदम जबरदस्त वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो उसके ब्रेन में एक क्वेश्चन आएगा, उसके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्या मैम ये कौन देख रहा है इसको। यस यस, बहुत जरूरी चीज, इस चीज को कौन ये चीज नहीं है भाई बंदा है, इस बंदे को कौन ऑब्जर्व कर रहा है वो बताइए, कौन देख रहा है इसको वो बताइए। तो कौन देख रहा है, अगर हम लोग देख रहे हैं, मैं अगर रेस्ट पे हूं तो ये पर्सन क्या है, ये रेस्ट में रहेगा। अगर ये कार में जो पर्सन यहाँ से मूव हो रहा है उसमें कोई बच्चा बैठा हुआ है, उस बच्चे के हिसाब से क्या है, ये मोशन में है। क्यों, एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर का बच्चा है जिसको अभी चीजें चलनी दिखाई देनी शुरू हुई, तो उसके हिसाब से क्या है, उसको तो पता ही नहीं है मैं रेस्ट में हूँ या मैं मोशन में हूँ। उसके हिसाब से तो यही है कि ट्रीज भी चल रहे हैं, वो जो अंकल है वो भी चल रहे हैं, वो पीछे चले गए, उसको ये नहीं पता है कि हम आगे चले गए। तो सबसे बड़ी बात हमने क्या बोला कि ये जो पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको देख कौन रहा है, उसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। सबसे बड़ी चीज आपको यही चेक करनी है कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है। ओके, तो अगर ऑब्जर्व बच्चे कार में बच्चा बैठ के चेक कर रहा है तो ये क्या होगा, पर्सन मोशन में होगा। अगर वो हम लोग इसको चेक कर रहे हैं या फिर इसी रोड पे कोई और उसका फ्रेंड खड़ा है वो उसको देख रहा है खड़ा होके उसके साथ, तो क्या है, वो रेस्ट पे है। तो ये चीज को हम लोग और डेफिनेशन में कैसे जाएं, जो बुक में लिखा हुआ है। बुक में लिखा है बच्चे क्या है कि जो आपका मोशन होता है, मोशन मीन्स क्या होता है, पोजीशन चेंजेस विद टाइम और सराउंडिंग, टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के साथ साथ किसी चीज की जब पोजीशन चेंज हो। दूसरा रेस्ट मतलब क्या होता है, पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम, और चेंज ना हो। अब फिर यहीं पे एक, अगर आप बहुत अच्छे थिंकर हो तो सोच पा रहे होगे अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं हो तो बच्चे सोचना शुरू कर दो, क्योंकि ये क्लासेस ही आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी पे काम करेंगे, हम कितना सोच सकते हैं। ओके, और किस हिसाब से सोच सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बच्चे मैंने बोला चेंजिंग विद टाइम, तो चेंज कभी भी होता है। अगर मान लो एक्स एक्सिस में मैं ये 0 लिख लेती हूँ, ये मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, मानते हैं इस बात को। मैंने बोला कि हाँ भी जो पर्सन यहाँ पे है वो चेंज किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहा है, 4 के विद रिस्पेक्ट टू देख रहा है या फिर 0 के विद रिस्पेक्ट टू देख रहा है। ठीक है, तो अगर 0 उसको देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका डिस्टेंस कितना होगा, 8, थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बट अगर 4 पे बच्चा बैठकर देख रहा है तो उसका डिस्टेंस पहले कितना था, 4, अब थोड़ी देर बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब भी कोई ऑब्जर्वेशन लेने जाते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन में कौन होना जरूरी होता है, एक जिस चीज को हम ऑब्जर्व करेंगे, दूसरा वो ऑब्जर्वर जो वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। समझ आई बात। ओके, जो ऑब्जर्वर रहेगा बच्चे, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है ऑब्जर्वर, रोड पे है ऑब्जर्वर, कार में बैठा है ऑब्जर्वर, ट्रेन में बैठा है ऑब्जर्वर, रूम में बैठा है ऑब्जर्वर, या फिर अर्थ पे है, या फिर मून पे जाके वो अर्थ को देख रहा है, या फिर वो सन पे बैठा हुआ है, सन पे बैठ के चेक कर रहा है कि हाँ भी अर्थ कैसे चल रही है। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे है, सबसे बड़ी चीज यही है। इस वजह से हमें वहां नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इस वर्ड को क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है जहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उस फ्रेम को, उस 3D को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। ओके बच्चे, मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स बोला जाता है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से ये रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हाँ भी ये पर्सन है हमारे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है, बट ये जो कार में जा रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू ये मोशन में है। तो विद रिस्पेक्ट टू हमें लेकर आना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है रिलेटिव।
अब अ रेफरेंस पॉइंट इज नीडेड, मैंने बोल दिया। रेफरेंस मतलब क्या हो गया, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या हो गया, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है, सिंपल सी बात है। रेफरेंस मीन्स ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप कहाँ पर बैठे हो। अगर आप ओरिजिन पे बैठे हो आपका पॉइंट ओ है, अगर आप इस पॉइंट पे बैठ रहे हो आप ए पे बैठे हो, यहाँ पे बैठे हो आप बी पे बैठे। ओके, क्लियर है। तो क्या क्या हमने इस स्लाइड में देखा, हमने यहाँ पे देखा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। अब बिना ये जाने कि कौन उसको चेक कर रहा है आप आंसर कभी नहीं करोगे। कोई बोले बताइए मोशन में रेस्ट में, सबसे पहले पूछो भाई देख कौन रहा है, इसका रेफरेंस क्या है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है तो उस हिसाब से ये रेस्ट पे है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में है, जैसे ये कार थी ये मोशन में है तो ये मूव करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए, डेफिनेशन देखो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द ऑब्जर्वर्स पॉइंट्स व्यू यूज टू डिस्क्राइब द मोशन। सिंपल। Are the same object may be at rest for one observer and one in motion for the other observer। तो वही सेम चीज है। देखो ये अगर लड़की ट्रेन में बैठ के देख रही है और ट्रेन आगे की तरफ चल रही है तो उस हिसाब से सारी चीजें ये बाहर की चलती हुई नजर आएंगी। समझ आई बात। बट वही जो बंदा है बाहर वो खड़ा होकर प्लेटफॉर्म को देख रहा है, सारी चीज़ों को देख रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट टू सब कुछ रेस्ट में है। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है ना बच्चे, रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब ये नहीं है कि आप जीरो ही ओरिजिन लेंगे, ये एक चेंज है आपकी फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे, तो होम आपका क्या है, वो आपका ओरिजिन है। पर मान लीजिए आप घर से बाहर निकले और तब आपका मूड नहीं था कि कुछ चीज़ ऑब्जर्व करना है ना। मैंने बार बार बोला है आप लोगों को कि भाई साइंटिस्ट और नॉर्मल पर्सन में क्या डिफरेंस होता है। साइंटिस्ट होता है कि सब कुछ देखता है, उसको समझता है, सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती है क्यों हो रहा है ना। और हम लोग आराम से एकदम मस्त होकर चल रहे हैं, तो हमें कोई दुनिया की परवाह ही नहीं है। इसलिए न्यूटन को सब लोग बोलते हैं अरे भाई न्यूटन की वजह से हमें लॉस पढ़ने पड़ रहे हैं। न्यूटन ने सिर्फ ये देखा कि ये सेब गिर क्यों रहा है, और हम लोग कहते हैं गिर रहा है तो गिर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई जब हम घर से निकले हमारा मूड नहीं था ऑब्जर्वेशन का, फिर बाद में पता चला नहीं, मैम की बात याद आई तो हमने बोला अब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। अब आप यहाँ पे बैठ गए हो, ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है। इस ओरिजिन से आप अब चेक करना चाह रहे हो कि दूसरी कार भाई रेस्ट पे है या मोशन है। समझ आया। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ओरिजिन। पर वो ओरिजिन जरूरी नहीं है ग्राफ का 0 0 ही हो, कहीं से भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, सो फिर अब भाई आती है बात, जब हमने पढ़ लिया रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन क्या है। ओके, अब आती है बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल ये तो एकदम ऐसे ही लगता है बहुत आसान है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और हैवी। अगर मैं कहूँ आपसे मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्चुअली फिजिकली मुझे एक एनिमेशन बनाकर बताओ कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये मेरा डिस्टेंस है, तो मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन चेंज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो हमारे पास है। तो उसके लिए आप कहते हो कि हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, या ऐसे जा रहे हैं। तो इसको मैं 1 दे दूँ, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, तो आप बोलोगे जो 3 है वो डिस्प्लेसमेंट है। पर मैंने ये सब कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा नहीं मेरा मन नहीं है घूम फिर के जाने का, मैं ऐसे ही जाऊंगी, मैं ऐसे ही जाऊंगी, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। अब बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या है। ठीक है, तो फिजिकली भाई किसी छोटे बच्चे को समझाना, किसी छोटे से बच्चे को समझाना, नर्सरी क्लास के बच्चे को समझाना डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई शॉर्टेस्ट पाथ, उसको पता ही नहीं है शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है। तो नॉर्मली जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे, आपकी मम्मा आई आपके लिए दूध लेकर आई, भाई बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो दूध लेकर आई, ठीक है, अब वो गई, आपके भाई ने पूछा भाई कहाँ गई, आपने बोला कि वो 4 मीटर दूर गई हैं, ये उनका डिस्टेंस है, सिर्फ आपने बोला 4 मीटर दूर गई हैं, घर से 4 मीटर दूर गई हैं।
तो फिर उस बच्चे को क्या मिल जाएंगी आपकी मम्मा? नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शंस है भाई, ठीक है। फिर आपने क्या बोला? आपने बोला अच्छा, अब एक्यूरेटली आपने बताया कि मम्मा जो है वो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गई हैं। तो 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन में जैसे ही बोला वो बच्चा भागा भागा गया और उसको वो मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में ये डिफरेंस आ गया। 4 मीटर इज व्हाट? दैट इज द डिस्टेंस, एंड 4 मीटर इन ईस्ट दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। सो देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस। बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं और डिस्प्लेसमेंट बोलूं, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहता है डिस्टेंस को तुम्हारे पास क्या है ना, मूवी के डायलॉग्स होते हैं, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है ना, तो अभी तो मम्मा तो बाहर चली गई। तो डिस्टेंस क्या है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। सिंपल, कुछ और है ही नहीं है इसमें। मैग्नीट्यूड के साथ जब भी डायरेक्शन लेते हैं उसको क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ओके, समझ आई बात? तो फिर इसके केसेस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस मैंने लिया कि फर्स्ट केस मेरा जैसे ऑब्जर्वर है, वन डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वर पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन से देखो क्या जा रहा है, देखो लिखा है ना 10 मीटर ईस्ट में गए हैं, ठीक है। जब 10 मीटर ईस्ट में गए हैं तो अब बताओ भाई, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन कितनी दूर खड़े हैं हम खड़े हैं 10 मीटर ईस्ट। तो जब बच्चे क्या आया, देखिए 10 मीटर क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड किसका है? लेंथ का है। तो जब लेंथ डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आती है तो इस चीज को बोल देते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे डिस्टेंस चेक करना हो इसी केस में तो क्या होगा बताइए? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बताइए क्या है? इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे पहुंचे। डिस्टेंस में क्या करना है हमें? ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो भाई डिस्टेंस कितना है? पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज सिंपल 10 मीटर। ओके, समझ आई बात? ठीक है। फिर अब हमने बोला कि चलो ठीक है, अब जो पर्सन है वो आगे चला गया 5 मीटर और, तो स्टार्टिंग उसने 10 मीटर कवर किया, 10 मीटर, और फिर अब 5 मीटर और आगे चला गया, ये 5। ये किधर है? ईस्ट में। ये भी किधर है? ईस्ट में, ये चीज। अब क्या हुआ? अब हुआ भाई उसका मन किया कि मैं चलो वापस चलता हूं। अब वो 5 मीटर किधर आया? 5 मीटर वो वेस्ट में आया। अब आगे आप जाओगे, अब आगे जाओगे ईस्ट होगा, पीछे जाओगे वेस्ट होगा। ऐसे जा रहे हैं तो ईस्ट है, मुड़ गए तो वो वेस्ट है। तो वही हो रहा है, वो वापस मुड़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वेस्ट हो गया। ओके, तो चलो डिस्टेंस चेक करते हैं, उसके पैरों में कितनी थकान आई है वो चेक करते हैं भाई। यहाँ से वो 10 मीटर चला, फिर यहाँ से वो 5 मीटर चला, फिर वो दोबारा से 5 मीटर चला। तो इसका मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? जो टोटल डिस्टेंस था दैट इज 10 + 5 + 5, इट विल बी 20 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात कही जाए तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है बच्चे? देखो ध्यान से देखना है बस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 10 मीटर वो आगे गया है, 5 मीटर फिर आगे गया है, 5 मीटर फिर पीछे आ गया है, ठीक है। तो इस वजह से ये कड़ा आंसर आ गया 10 मीटर। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन में आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पे माइनस क्यों कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर बताते हैं। देखिए, हम लोग रियल लाइफ में तो पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि हमारे पास ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है। सॉरी, साउथ पीछे ना। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 डायरेक्शंस हैं। पर इन 4 डायरेक्शन से पता नहीं चला भाई, जरूरी नहीं है मम्मा जाएंगे तो ईस्ट डायरेक्शन में ही जाएंगी, वो इधर भी तो जा सकती हैं, वो 30 डिग्री पे भी जा सकती हैं, वो 40 डिग्री पे भी जा सकती हैं। तो फिर यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आई। तो डायरेक्शन को एक तो हम एंगल से पता करते हैं,
दूसरा, अगर हम उतने बड़े नहीं हुए हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी है, तो हमारे लिए डायरेक्शन बच्चे दो डायरेक्शंस होती हैं। अगर आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल, यही आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बोलते हैं। अगर मेरा ओरिजिन है इधर प्लस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब जब हम, देखो मेरी बात समझिए, अगर हम सीधे जा रहे हैं तो मैं ईस्ट में जा रही हूँ, ठीक है, मैं आगे पहुँच गई, मैं यहाँ पे पहुँच गई। अब मैं यहाँ से क्या क्या करा मैंने, अब मैंने यू टर्न लिया, क्या अभी भी मैं यहाँ तक ईस्ट में जाऊंगी? नहीं, गलत है। अब जैसे ही मैंने यू टर्न लिया तो मेरा फेस किधर हो गया? वेस्ट की तरफ हो गया। वही सेम चीज है, अगर आप इधर प्लस जा रहे हैं तो इधर जैसे ही टर्न किया आपकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। इस वजह से यहाँ पे हम लोग माइनस ले रहे हैं। समझ आ गया होगा सारे बच्चों को? नहीं आया तो बच्चे दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए एक बार वीडियो को, आपको समझ में आ जाएंगे चीजें। ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 20 मीटर। तो बच्चे क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है कि हम यहाँ पे प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन लगाएं। प्लस वही है कि आप इधरली साइड पे 10 मीटर दूर है अपने रेफरेंस पॉइंट से। समझ आई बात? अपने रेफरेंस पॉइंट से, जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वहां से आप 10 मीटर दूर हैं। यही चीज ये बता रहे हैं, कुछ और इसमें नया नहीं है। ओके, समझ आया? नेक्स्ट केसेस हम लोग लेते हैं अभी। नेक्स्ट केसेस देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट केसेस है भाई वो बंदा जो था, ओरिजिनल पॉइंट ये है। नेक्स्ट केस में देखते हैं कि जब वो पर्सन स्टार्ट यहां से करा, स्टार्ट करके वो कहां पे पहुंचा? यहाँ 10 मीटर ईस्ट में गया, फिर वो और आगे गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि 15 मीटर, इधर कितना चल गया? 5, तो टोटल कितना हो गया? सो नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि पर्सन जो था वो यहाँ से स्टार्ट होके बच्चे आगे की तरफ गया 10 मीटर, फिर उसको लगा अरे मैं तो चाबी भूल गया या फिर कुछ और, तो वो फिर क्या करेगा? फिर वो वापस आ जाएगा। क्या हुआ बताइए जरा, कि अगर मैं डिस्टेंस की बात बोलूँ, डिस्टेंस का मतलब उसके पैरों में कितनी थकान हुई, उसकी स्कूटी का कितना फ्यूल खत्म हुआ, तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर वो कितना हो गया? 20 मीटर। बट अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट, तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओरिजिन से कितनी दूर हो आप। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? शॉर्टेस्ट पाथ लेना है फ्रॉम ओरिजिन। आपने जर्नी जहाँ से शुरू करी थी, अब आप कहाँ पे हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूँगी बच्चे? देखिए फिर वही चीज़ है, जाने के लिए +10 हो जाएगा, आने के लिए -10, तो +10 मीटर -10 मीटर दैट इज 0 मीटर। तो 0 मीटर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना है? 20। तो इसका मतलब जब भी वो रिटर्न हो जाए और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। बहुत सारे केसेस होते हैं, सर्कल में आप घूम रहे हो, दोबारा से वहीं आ गए, दोबारा से वहीं आ गए, दोबारा से वहीं आ गए, तो ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। आप रोज घर से स्कूल गए, फिर स्कूल से घर आए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। मैं रोज अपने घर से ऑफिस गई, ऑफिस से घर आई, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। सोचिए अगर इसके लिए कोई फ्यूल ना यूज़ होता, मेरी कार ऐसे ही चल लेती, आपके वैन में या फिर आपकी बस में, जो स्कूल बस है उसमें फ्यूल नहीं लगता, तो कितना अच्छा होता कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से सब होता। बट ऐसा नहीं है। किसके हिसाब से होता है? डिस्टेंस के हिसाब से। भाई थकते किसके हिसाब से? हम डिस्टेंस के हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे फिर पढ़ क्यों रहे हैं फालतू में? तो पढ़ने का रीज़न धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएंगी कितना ज़रूरी है। क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम घर से गए और घर से वहाँ से वापस आए, कितना दूर आए, कितना दूर गए। हमें मेनली बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना है, हमें जो एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ की तरफ अगर आ रहा है तो उस एस्ट्रॉइड को दूर करना है, हमें उसके बारे में जानना है। वो हमारी अर्थ पे आकर टकराए ना, उसके बारे में। रॉकेट को हमें लॉन्च करना है। मतलब इनफाइनाइट अगर मैं एप्लीकेशंस कहूँ तो वो है। इसके बिना आप आगे चल ही नहीं सकते हो। हमेशा मैं बोलती हूँ हम आदिवासी के आदिवासी रह जाते अगर हम फिजिक्स नहीं पढ़ते, तो अगर हम साइंस नहीं पढ़ते, मैथ्स नहीं पढ़ते, है ना। क्योंकि जो हम ऐशो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं उसके पीछे कौन है? अब का यही फिजिक्स है, यही केमिस्ट्री है, यही मैथ्स है। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। एक ये केस हो गया, एक केस और है बच्चे। आप देखिए, आप गए स्कूल और स्कूल जाके क्या करा आपने? स्कूल कितना दूर है आपका? 1 किलोमीटर ले लेते हैं।
फिर स्कूल से आप वापस आए घर, कितना -1 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा लॉक्ड है, अगर लॉक है तो फिर आपको पता है कि आपके घर की जो आपके नेबर में घर है कितनी दूर ले लूँ मैं उसको, 0.25 किलोमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। इधर है कितनी दूर है, 0.25 किलोमीटर है, तो 0.25 किलोमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधरली साइड पे -0.25 किलोमीटर है। तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर करते टाइम नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, डायरेक्ट आप ऐड कर दोगे 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 0.25, तो 2.25 किलोमीटर हो जाएगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कहूँ तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 प्लस -1 एंड -0.25 किलोमीटर। ध्यान से, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर जा रहे हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी थी, नेगेटिव। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी थी, पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे आया आपका -0.25। अब मुझे एक्स एक्सिस पे बता दो -0.25 कहाँ होता है। -0.25 ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से -0.25 इधर होगा। तो कहने का मतलब अगर आपका घर यहाँ है, इधर आपने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो नेगेटिव डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। समझ आई बात। तो यहाँ पे घर से इधरली साइड पे आपकी चाबी पड़ी हुई है। ओके, अब मैं बात करती हूँ एक साइंटिस्ट के टर्म में। अगर कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट पूछे कि हाँ भी ये चीज़ कहाँ पे है, तो उसको क्या लोकेशन बताई जाएगी कि जहाँ पे आप खड़े हो उससे +4 मीटर है। आपके सिर्फ एक, अभी हम लोग किस बात में कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक एक्सिस में कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ 1 एक्सिस अभी आपके सिलेबस में है। मोशन इन अ प्लेन नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बट अभी एक एक्सिस में रोड पे है, आप सिर्फ रोड पे खड़े हो, वो साइंटिस्ट रोड पे खड़ा है। तो उससे बोला गया कि भाई तुम जहाँ हो उससे +2 मीटर दूर है, तो +2 मीटर किधर चलेगा, वो इधर चलेगा। अगर उससे बोला जाए -0.25 हो तो वो किधर चलेगा, वो इधर चलेगा। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि उसने पॉजिटिव और नेगेटिव किधर लिया है, तो उसको पता है कि किस तरह से हम इसको मेजर करेंगे। तो अगर मैं कहूँ इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर दें, हम लोग क्या पढ़ा हमने देखा कि फर्स्ट केस जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं उस टाइम पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चे, डिस्टेंस भी मेरा 10 मीटर था, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। इसका मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रहे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। डायरेक्शन के साथ आप इक्वल नहीं लिख सकते हो। कैसे बच्चे बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऐसे अगर आप लिख दोगे तो ये गलत हो जाए। इक्वेलिटी कब लिखते हैं, इक्वल का मतलब सब कुछ में बराबर। अब आपने बोल दिया डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो हुआ कि 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है, वेरी गुड। पर डिस्प्लेसमेंट के पास जो डायरेक्शन है उसका क्या, वो कैसे इक्वल है डिस्टेंस के, तो ये हम बता ही नहीं सकते हैं कैसे है इक्वल। तो उस हिसाब से इसके पास तो डायरेक्शन है ही नहीं है, आपने बोला उसके लिए इक्वल नहीं है, फिर बोलने से थोड़ा काम चलेगा कि आप लिख दोगे और बोलो बाद में जाके मैम को कि मैम ऐसे है, ये गलत है। फिर इसको सही कैसे लिखा जाए, सही लिखने का तरीका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तरीका होता है डिस्प्लेस। या फिर नॉर्मली आप लैंग्वेज में लिख दो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस। क्लियर है, डिस्प्ले, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो चलें, अब इस केस में क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड केस जो हमने लिया था भाई, हम आगे तो चले गए थे, फिर हम वापस आए थे। आगे कितना गए थे, 15 मीटर, वापस कितना आए थे, 5। डिस्टेंस की बात करें तो 20 मीटर था, बट डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें, हाँ एक चीज़ और देखो ऊपर, इसमें बच्चे डिस्प्लेसमेंट है तो प्लस लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताइए, कहाँ पे है बच्चा, यहाँ रेफरेंस पॉइंट से इधरली डायरेक्शन में, तो +15 मीटर हो जाए। थर्ड केस हमने लिया था, थर्ड केस में हमने बोल दिया था जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस चला गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया था 20 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, दैट इज 0 मीटर। ओके, फोर्थ केस में हमने बात करी थी, ये इधर गए थे हम लोग अपने रेफरेंस पॉइंट से, अब वापस आए तो यहाँ पे पहुँचे,
तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, वो कहाँ है, रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस था 2.2 किलोमीटर लिया था ना हमने, मैं मीटर ले लेती हूँ चलिए यहाँ पे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट था नेगेटिव 0.25। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम सब तो बता दिया, क्यों बताया भाई, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताना है मुझे यहाँ पे। हमेशा आप लोग बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इस वजह से एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टर देन डिस्टेंस होगा, तो बच्चे खुशी खुशी लिख देते हैं यस, जो कि ये आंसर गलत हो जाता है। फिर आप बोलोगे मैम क्या क्या बता रहे हो आप, तो आज भाई यही है, ये देख लीजिए आप। इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है। इस केस में कौन छोटा है, डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही। इस केस में भी छोटा कौन है, डिस्प्लेसमेंट। बट इस केस में बताना जरा, यहाँ पे डिस्टेंस भी 10 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर है। सो इसका आंसर क्या है, डिस्टेंस। इसमें हम लोग कहाँ लिखें, यहाँ पे मैं इरेज कर दूं, यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे बच्चे, जो डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस शुड बी, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो ये ऑप्शन होगा वहां पे आपको करेक्ट करना है। समझ आई बात, ओके। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देख लिया, अब स्पीड एंड वेलोसिटी की बात आई। स्पीड एंड वेलोसिटी, अब क्या हुआ, जो बच्चा आपसे पूछ रहा था मम्मा कहाँ गई, अब आपने थोड़ा सा ज़्यादा हायर लेवल में बोला कि वो यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई होंगी, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ा दिया हमने। चलो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग 1 सेकंड में 1 मीटर, है ना, आराम आराम से चल के। 10 मीटर पर सेकंड, तो भाई दौड़ो तो 1 सेकंड में 10 मीटर तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली वॉक करके गए तो 1 मीटर पर सेकंड में हमने बोला कि मम्मा गई हैं, ठीक है। तो वही वो बच्चा भागा भागा, इधर गया उधर गया उधर गया, हर एक डायरेक्शन में नहीं मिली। फिर क्या हुआ, फिर आपके पास आया, रोने लग गया क्योंकि छोटा है, मम्मा चाहिए। तो अब क्या हुआ वहां पे, फिर आपने बोला भाई देखो 1 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की डायरेक्शन में गई है, तो उसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अब क्लियर है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में गया और 10 मीटर पर सेकेंड, वो ईस्ट डायरेक्शन में गया और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो गई थी, ये भागा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको जाकर मम्मा मिल गई, जिसकी वजह से खुश हो गया। तो आपने फिर उसको समझाया क्या है बच्चे, देखो समझो क्या चीज है इसमें। इसमें है भाई जो पहली बात बताई थी मैंने कि 10 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, जब डायरेक्शन की बात नहीं है उस टाइम पे ये क्या है, ये स्पीड है। पर स्पीड के साथ जब हमने डायरेक्शन ले लिया, तो क्या बन गया वो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमेशा बच्चे से पूछती हूँ, तो बच्चे बताओ वेलोसिटी फिजिकली बताओ कि हाँ भाई आपके दिमाग में क्या आता है वेलोसिटी को लेके, तो बच्चा वहां पे बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। स्टैचू नहीं बनना है भाई, वेलोसिटी जस्ट स्पीड होती है जब हम डायरेक्शन के साथ ले लेते हैं। समझ आई बात, ओके। अब मुझे एक चीज़ बताइए, क्या अगर कोई बच्चा कहे कि अगर मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमेशा फॉर्मूले की ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे जो स्कूल के पीटी वाले सर हैं वो क्या करते हैं, वो उनको पहले फिजिक्स पढ़कर आना पड़ेगा, फिर वो देख सकते हैं कौन बच्चा तेज़ दौड़ रहा है कौन बच्चा नहीं। ओके, सो इस चीज़ के लिए बच्चे क्या करना है, हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड है क्या चीज़ है, स्पीड क्या है, स्पीड है बच्चे यूनिट टाइम में किसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सिंपल। यूनिट टाइम में किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर 10 सेकंड में मैं 10 मीटर दौड़ी हूँ तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 मीटर बाय 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मीटर। इसका मतलब मैं 1 सेकंड में 1 मीटर दौड़ रही हूँ, ये क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। ये क्या बन गई, हमारी स्पीड बन गई। देखिए कितना सिंपल है। कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, 5 सेकंड में 10 मीटर दौड़ रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया हमारे पास 2
2 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे 2 मीटर पर सेकेंड उसकी जो स्पीड हो गई है। समझ आई बात। अगर वेलोसिटी में जाना हो तो वेलोसिटी में हम बोल दें, अगर साथ में यहाँ पे वेलोसिटी में कह दें कि कहाँ जा रहा है वो, साथ में ईस्ट में, तो स्पीड इन ईस्ट क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी। स्पीड इन ईस्ट क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी। सिंपल। स्पीड विद डायरेक्शन इज व्हाट, दैट इज वेलोसिटी। क्लियर है बच्चे आप लोगों को? ओके तो स्पीड क्या करता है बच्चे? स्पीड अगर मुझे फॉर्मूला फाइंड आउट करना था तो मैंने बोल दिया स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। ओके ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। फिर मैं अगर कहूँ कि डायरेक्शन ले लेते हैं साथ में, मैंने बोला स्पीड विद डायरेक्शन मैं फाइंड आउट करने जा रही हूँ। तो डिस्टेंस को भी क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी विद डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, किधर जा रहे हो, ईस्ट में कि वेस्ट में, डिस्टेंस विद डायरेक्शन। अब मुझे बता दो जल्दी से जरा, डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या होता है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन हमारा, डिस्टेंस विद डायरेक्शन क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए सिंपल फॉर्मूला भूलने की जरूरत नहीं है। तो स्पीड विद डायरेक्शन को हम एक और नाम देते हैं, वो होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। सिंपल, समझ में आ रहा होगा आप चीजें। अब विजुअलाइज करके देखिए कि हाँ भी वो बच्चा जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अच्छा, वो बच्चा जा रहा है, वो बच्चा 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। सो ये वेलोसिटी है। पहले वाला क्या था, स्पीड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अब बताओ एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में चले जाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे पता किया था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हर एक केस में हमने फाइंड आउट किया था। स्टार्टिंग में जाइए आप, स्टार्टिंग में चले हम लोग, यहाँ पे हमने करा था सब कैलकुलेशन, है ना। यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यहीं से उठाना है, कैलकुलेशन आपको यहीं से करनी है। डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसी में से आप क्या करोगे, डिस्टेंस लोगे, डिस्प्लेसमेंट लोगे। डिस्टेंस को टाइम से जब डिवाइड कर दोगे तो उस चीज़ का नाम रख दोगे स्पीड, और जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ जब आप डिवाइड कर दोगे तो उसको बोलोगे वेलोसिटी। बस न्यूमेरिकल्स आपके यही होने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना सीखना पड़ेगा ढंग से। ओके ठीक है, अब देखो अगर हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे बता दो जरा, मैं सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, सेम स्पीड से जा रही हूँ, स्पीड मैंने चेंज नहीं किया है, यहाँ पे डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है, ये तो हमने कर लिया है। अगर मैं इधर ही जा रही हूँ तो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है ना। अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा बच्चे, बताओ, मैं डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर दूं और डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा भाई, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड किया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड किया वेलोसिटी। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी भी सेम होंगे। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी हमारा सेम हो। समझ आई बात सबको? ओके, सो ये चीज़ पता चल गई आपको। और दूसरा एक चीज़ जो बच्चे हम लोग देखो यहाँ पे हमने बात बोली है कि वन डायरेक्शन में अगर है तो उस टाइम पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। अगर राउंड ट्रिप है, वो यू टर्न लिया है या पूरा यू टर्न नहीं लिया है, थोड़ा पीछे घूम कर आया है, तो उस टाइम पे स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम नहीं होगा। समझ आई बात आप लोगों को? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम ही नहीं होगा उस केस में। अब एवरेज स्पीड चेक करें कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, बुक की डेफिनेशन में बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। सो मुझे बताओ, अगर आपके 3 पेपर में टेस्ट हुए, यूटी का टेस्ट हुआ, आपका साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, और क्या ले लें, इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। साइंस में आपके मार्क्स आए 15 डिवाइडेड बाई 20, इसमें 10 डिवाइडेड बाई 20,
और मैथ्स में आपके आ गए 20 आउट ऑफ 20, लो खुश कर दिया मैंने। ठीक है, फिर मुझे एवरेज बताओ, अब तीनों मार्क्स का एवरेज होगा, क्या होगा? 15, 10 प्लस 20 कितने हैं? टोटल 3 हैं, 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हमें क्या पता चल जाता है? एवरेज मार्क्स पता चल जाता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर से प्रिंसिपल पूछे क्या रिजल्ट है आपकी क्लास का, तो वो क्या हर एक बच्चे का, एक एक बच्चे का बताएंगे? नहीं, वहाँ पे एवरेज रिजल्ट बताया जाता है, सारे बच्चों के मार्क्स ऐड करे जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड। तो वही सेम चीज़, जैसे आप देखते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट आता है तो दिखाते हैं 86.7% बच्चे पास हुए हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि सारे मार्क्स 87.6 ही सबके हैं, नहीं, किसी का उसमें 0 भी हो सकता है, किसी का उसमें इतना भी हो सकता है, तो वो चेंज होता है। ठीक है, बट एवरेज एक नंबर आ जाता है। तो अगर मैं स्पीड में जाऊँ, स्पीड में, तो स्पीड में क्या है भाई? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज नॉर्मल स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस उसी तरह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, इसका ध्यान रखना है बच्चे। यहाँ पे गलती करते हैं कैलकुलेट करते टाइम। कैसे? जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, फिर वो वापस आ गया 5 मीटर, तो आपने डिस्प्लेसमेंट तो खुशी खुशी चेक कर लिया। अच्छा, टाइम कितना लगा? मे बी इसके लिए 5 सेकेंड्स लग गए, इसके लिए 2 सेकेंड्स लग गए, इसके लिए 3 सेकेंड्स लग गए। ओके, टाइम भी देख लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट चेक करा हमने। +10 + 5, 15 -5 -5 हो गया, तो +10 मीटर हो गया। टाइम की अगर हम लोग बात करें तो टाइम कितना है? देखिए, ध्यान से देखिए, टाइम 5 सेकेंड + 2 सेकेंड + 3 सेकेंड, तो टोटल हो गया हमारा टाइम 10 सेकेंड। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी अगर निकालनी होगी, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये कट जाएगा, ये +1 मीटर पर सेकेंड, मतलब इधरली ही डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। ओके, सो इसका ध्यान रखना है बच्चे। ये वाला जो डिस्टेंस है ना, टाइम है, वो टाइम को छोड़ देते हैं, तो इसका स्पेशली आप ध्यान रखोगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद क्या है आपके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल देखिए, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल इसके करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल्स कितनी आसानी से आपके हो जाएंगे। देखो, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, ऑब्जर्वर अनदर ट्रेन मूविंग पैरेलल टू इट इन द सेम डायरेक्शन। एक हम ट्रेन में बैठे हैं, इस ट्रेन में दूसरी ट्रेन ये है, दोनों बराबर बराबर चल रहे और सेम स्पीड से चल। अब मुझे बताओ, जो आपके सामने, आप ऑब्जर्व करो अपने आप को, आप उस ट्रेन में बैठे हो और दूसरी सामने एक ट्रेन है, वो भी ट्रेन उतनी ही स्पीड से जा रही जितनी ट्रेन से आप, तो आपके सामने जो पर्सन दिख रहा है वो दिखता ही रहेगा। आप भी चल रहे हो, वो भी चल रहे हैं, तो दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं भाई, है ना। तो दोनों लोग अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? लग रहा है हम लोग रेस्ट पे हैं, हम चल ही नहीं रहे हैं। सो रिलेटिव टू द पैसेंजर द सेकेंड ट्रेन अपीयर टू बी। अब बताओ क्या होगा? मूविंग फॉरवर्ड विद डबल स्पीड, मूविंग बैकवर्ड एट रेस्ट, मूविंग इन जिगजैग पाथ। फिर आंसर आ जाएगा एट रेस्ट। सिंपल है ना। उसके बाद देखिए, रेस्ट एंड मोशन का क्वेश्चन है, मोशन ओलंपियाड का। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म वॉचिंग अ मूविंग बस। अब ये पर्सन है, वो मूविंग बस को दिख रहा है। ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन? बस ड्राइवर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म। बच्चे, ये चीज चल रही है विद रिस्पेक्ट टू, बस ड्राइवर इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू। वर्ड देखो ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट। इसका मतलब कौन चेक कर रहा है? ये पर्सन चेक कर रहा है। पर्सन के हिसाब से ये तो मोशन में होगा, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। पैसेंजर इनसाइड द बस आर एट द रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर। हाँ जी बच्चे, जो अंदर बैठे हैं सब, क्या उनका आपस में एक दूसरे से डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जो डिस्टेंस हमारा है पैसेंजर का दूसरे सामने वाले पैसेंजर के साथ, वो डिस्टेंस, बस तो चल रही है आगे की तरफ, पर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, सीट्स हमारी चेंज नहीं हो रही हैं।
तो वो रेस्ट में रहेगा। पैसेंजर्स इनसाइड द बस आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। रेस्ट एंड मोशन आर एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, बिल्कुल गलत है। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव क्वांटिटीज है, एब्सोल्यूट तो नहीं है, 100% ये सही नहीं हो सकता है। अर्थ इज स्ट्रिक्टली एट एब्सोल्यूट रेस्ट, क्या अर्थ हमेशा रेस्ट पे ही रहती है, दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं, आप सबको पता है रेस्ट तो मूव करती है, बाहर जाकर देखें तो रेस्ट मोशन में दिखाई देगी। विच ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, बच्चे हमने पढ़ा था, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? जहाँ पे हम बैठे हैं, बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है? जैसे मैं बस में बैठी हूँ, तो बस बच्चे जरूरी है कांस्टेंट स्पीड से चलना, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलना। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगी, सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगता है सारे का सारा खेल चेंज हो जाता है। यस, हमारे लेवल पे नहीं, कुछ और लेवल है, बहुत हायर क्लासेस में आप जाकर पढ़ोगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए? या तो रेस्ट पे होना चाहिए या तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ये इस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ओके, सो अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, बिल्कुल गलत है। अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सही लग रहा है। अ स्पेस क्राफ्ट ड्रिफ्टिंग इन अ डीप स्पेस विद इंजन ऑफ, इंजन ऑफ बच्चे, अच्छा मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताना है ना। कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये इनर्शियल है। ट्रेन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट कर रहा है, अगर एक्सेलरेट करता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। इसका मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेकंड होगा। ओके, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इन 40 सेकेंड्स। अच्छा, ये 40 सेकेंड में एक एथलीट है वो पूरे का पूरा सर्कल कवर कर रहा है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड? 2 मिनट 20 सेकेंड में बताइए कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 मिनट 20 सेकेंड, पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, एक राउंड हमें 40 सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है, समझो चीज़ों को, एक राउंड 40 सेकेंड में दिया है, तो पहले टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो कितना बन गया ये? 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो यहाँ आ गया 140 सेकेंड, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिवाइड कर लो 4 से, फिर आगे चेक 40 से, फिर चेक कर लो, या तो मैं कहूँ 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है, फिर 40 में दूसरा लगाया, 40 80 हो गए, फिर ये थर्ड लगाया, कितने हो गए? 120। अब 120 तो हो गया, बाकी कितना बचा है? 20 सेकेंड। अगर 40 सेकेंड में वो 3 चक्कर लगा रहा है तो 20 सेकेंड में हाफ चक्कर लगाएगा। तो यहाँ से अगर वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ था वो एक चक्कर पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हाफ, तो फाइनल यहाँ पे आएगा। ओके, इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो क्या पूछा है? व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में यहाँ था, फाइनल वो यहाँ है, स्टार्टिंग यहाँ है, फाइनल वहाँ है। अगर आर रेडियस है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ आर, आर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे आपका 2r। ओके, देखिए 2r। ओके, आसान है। और जो बच्चा सीबीएसई का है, आपके एग्जाम में भी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए लखमीर सिंह का है ना, तो क्वेश्चन हर जगह आता है बच्चे, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी आप जब अटेम्प्ट करोगे अच्छा करोगे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ, अ पार्टिकल मूव्स 3 मीटर नॉर्थ। आप डायरेक्शन में अगर हम लोग चेक करें तो ये मैप में जैसा हमें दिखाई देता है, मैप में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट, ठीक है। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर नॉर्थ में गया, 3 मीटर नॉर्थ में गया, 4 मीटर ईस्ट में, ईस्ट इधर है, 4 मीटर ईस्ट में चला गया। ओके, अब 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट, अब क्या है आगे? 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब यहां से वो ऊपर की तरफ उठेगा। देखिए समझिए बात, अगर ये मेरा नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं इधर क्या है मेरे पास? ईस्ट है, इधर क्या है? नॉर्थ। तो हम नॉर्थ गए, फिर हम लोग ईस्ट गए। अब ईस्ट जाने के बाद क्या है? ऊपर उठ रहे हैं, क्या है? हवा में ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। तो हम तो उड़ नहीं पाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट है, पहले वो इधर गया,
पहले वो इधर गया, फिर इधर गया, फिर वो ऊपर जा रहा है। तो अब ये वाला पॉइंट, ये जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट है और जो इनिशियल पॉइंट है, जो ये इनिशियल पॉइंट है, ये एक्चुअल में उनका डिस्प्लेसमेंट हो, है ना। तो ये चीज़ इसमें कैसे दिखाएं, तो इसमें दिखाना थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम है। तो हम लोग वर्टिकल के लिए क्या करते हैं ना, तो वर्टिकल जब आता है तो वर्टिकल के लिए ऐसा दिखा देते हैं। आप लोगों ने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स देखे होंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये बाहर की तरफ होता है। तो अगर प्लेन में नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो इधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ओके, और अब देखिए, जो हमारे पास वो है, इनिशियल पॉइंट है वो ये है, फाइनल ये है, इसके बीच का डिस्टेंस ये। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कैलकुलेट करना। तो देखो, मैं इसको ओ ले रही हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा ओ बी, ये ले लिया मैंने, ये मुझे एक डिस्टेंस मिल गया। अब यहाँ से वर्टिकल ले लिया, ऐसे यहाँ से वर्टिकल ले लिया, और ये मेरा इनिशियल पॉइंट था। ये चीज़ ध्यान से देखिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ये मेरा एक पॉइंट था, एक नॉर्थ, फिर ये किधर गया, नॉर्थ, फिर किधर गया, ये ईस्ट। तो कहाँ पहुंचा, वो यही है, अभी बेस पे है, यहाँ पे है। और इनिशियल पॉइंट कहाँ था, यहाँ था। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन देखिए बन रही है, ये लाइन बन रहा है, ये क्या है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर वो नीचे ही होता तो, पर अब क्या है, अब हमने करा कि नहीं, अब उसको और उड़ना भी है ताकि हमारा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड कर पाए, तो उड़ना भी है। तो अब जब वो उड़ रहा है, देखिए उड़ा तो ऊपर की तरफ गया। अब ये देखिए एंगल कितना बन रहा है, अगर आपको मिरर में, इसमें कैमरे में दिखाई दे रहा हो, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, उड़ के कहाँ आया है बच्चे, उड़ के यहाँ आया, यहाँ मेरी फिंगर के पास, यहाँ आ गया उड़, ठीक है, ओके। अब उड़ के यहाँ आ गया, अब चला कहाँ था, यहाँ से चला था, आ कहाँ गया, यहाँ। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा क्लोज, अगर मैं कर दूंगी तो सेम वही करना है। तो हमारे पास क्या था, ये 3 मीटर था, ये कितना है, 4 मीटर है। तो 3 और 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये 25 बन जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 मीटर। फिर ये ऊपर की तरफ आ रहा है, किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना गया है, 12 मीटर। ये अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा बच्चे, एक साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 169, कितना आ गया, 13 मीटर। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 13 मीटर, देखिए 13 मीटर आंसर आ गया। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यही कहूँगी, एक क्वेश्चन ढंग से करो आप, ये नहीं है कि 50 क्वेश्चंस करने हैं अभी तुरंत, एक क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, विजुअलाइज करो, और उसके बाद फिर देखना आप बहुत आराम से चीज़ें होंगी आपसे, क्वेश्चंस बहुत प्रॉपरली कर पाओगे आप। ओके, सो अब बता दो जरा जल्दी से, द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट पाथ विदाउट रिवर्सिंग। अभी हमने बोला था एवरेज स्पीड जो होगी वो एवरेज वेलोसिटी की इक्वल होगी, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। हाँ जी, अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अ कार ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ वो v1 से चल रहा है, एंड द सेकेंड हाफ विद v2, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड निकालना है, आता है सबको निकालना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर मैं इसको x/2 ले लूँ, ये x/2 ले लूँ, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया बच्चे हमारा x, और टाइम t1 कितना हो जाएगा, हाँ जी, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, और टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम कितना होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहीं से मैं लिख लूँ, d कितना है, x/2 v1, तो x/2 v1, t2 कितना हो जाएगा, x/2 v2। ओके, चलिए अब एवरेज स्पीड में ऐड कर देते हैं टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड जो है हमारी, टोटल डिस्टेंस कितना है, x, टाइम कितना है, t1 t2,
वैल्यूज पुट कर देते हैं। T1 कितना है बच्चे, x/2v1 x/2v2। सॉल्व करना अब सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों के लिए, सबसे बड़ा मुश्किल कब आता है फिजिक्स में? कॉन्सेप्ट्स में तो बड़े मजे आते हैं पढ़ने में, बट प्रॉब्लम कब आती है? जब मैथ्स अप्लाई करना है भाई, है ना। तो ध्यान से, जैसे नंबर्स में करते हैं हम लोग 1/3 + 1/4, उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे भी सेम करेंगे, ध्यान से करिए, सॉल्व हो जाएगा। x/2 इसके पास भी है, x/2 इसके पास भी है, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे v1 आ गया, 1/v2 आ गया। 1/2 + 1/3 अगर हो तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसको क्या करेंगे, v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, v1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1, और यहाँ पे कौन है, x/2। ओके, अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बच्चे, देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, ये यहाँ x है, एवरेज वेलोसिटी x/2, ये तो कट जाएगा बाहर से। अब ये क्या आ जाएगा, v1 + v2 डिवाइडेड बाय v1 v2। तो ये x से x कटा, 2 ऊपर गया, v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस। ओके, तो आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसको दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर देखिए, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। याद रखना है, ये जो डिवीज़न होता है बचपन में हमने करा है, 2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो क्या करते थे बच्चे, 2 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके रेशियो का रेसिप्रोकल ले लेते थे। वही तो मैंने भी किया है, ये मैंने लिखा कि इनटू इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो v1 v2 ऊपर चला गया, 2 नीचे v1 प्लस आ गया। तो देखिए ये कहाँ ऑप्शन है, 2v1 v2 v1 + v2। ओके, तो ये मैं उम्मीद अब कर सकती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी इसके और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम दूसरी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, जब दूसरा टॉपिक करेंगे इसका। ओके, तो अब हमें मेन अगला वीडियो हमारा एक्सेलरेशन का होगा। एक्सेलरेशन जैसे ही मैं बोलती हूँ कि एक्सेलरेट करो भाई, एक्सेलरेशन क्या है, अगेन बच्चे को वो रटी रटाई डेफिनेशन याद रहती है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता होता है डेली लाइफ में एक्सेलरेशन है क्या। तो आप मुझे बताना क्या एक्सेलरेशन का मतलब है। क्या आप जब ब्रिज पे राउंड पे चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ लिया होगा ऑर्बिट में घूम रहा है, एक्सेलरेटेड है। अर्थ जो ऑर्बिट में चल रही है वो एक्सेलरेटेड है। कि नॉर्मली हम रोड पे जब हम चल रहे हैं, बाइक को बाइक की रेस बढ़ा रहे हैं, तो एक्सेलरेटेड है। ब्रेक लगाई तो क्या था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार आते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर अगर जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी इतनी डेप्थ की नॉलेज मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।